प्राचीन भारत में शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा, जो प्राचीन भारत है उसकी शिक्षा के बारे में आज हम वर्णन करेंगे। तो देखते हैं प्राचीन भारत की शिक्षा के बारे में। तो प्राचीन शिक्षा पद्धति में अध्ययन और अध्ययन का प्रमुख स्थान क्या होता था? तो प्राचीन जो शिक्षा पद्धति अध्ययन और अध्ययन का प्रमुख स्थान क्या होता था? तो प्राकृतिक एवं वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, लोग जंगल में जाकर पढ़ते लिखते थे, वहाँ गुरुकुल आश्रम होते थे और बढ़िया प्राकृतिक वातावरण होता था। कैसा वातावरण होता था? तो प्राकृतिक वातावरण होता था। किस काल में? तो प्राचीन शिक्षा पद्धति में अध्ययन अध्यापन के लिए। प्राचीन काल में शिक्षा किस पद्धति के माध्यम से प्रदान की जाती थी? तो जो प्राचीन काल था, एंशिएंट टाइम, एपिक पीरियड, उसमें किस प्रकार की शिक्षा किस माध्यम से प्रदान की जाती थी? तो मौखिक दी जाती थी। कैसी दी जाती थी? तो मौखिक शिक्षा। तो मौखिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, मतलब डायरेक्ट रूप से व्याख्यान विधि का यूज करते थे। उपनयन संस्कार किस काल में? उपनयन संस्कार किस काल में होता था? तो उपनयन संस्कार किस काल में होता था? तो उस काल का क्या नाम है? तो उपनयन संस्कार तो वैदिक काल में होता था। जो वैदिक काल है इसमें उपनयन संस्कार होता था, जनेऊ वगैरह पहनाया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसमें हमें तो कन्फ्यूजन लगता है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? यहाँ काशी लिखा हुआ है। क्या है? काशी। लेकिन सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसमें समझ लेना अपने हिसाब से। प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो प्राचीन काल की बात आए तो प्राचीन काल में एक ही भाषा थी, वो संस्कृत भाषा थी। कौन सी? तो संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा? तो संस्कृत भाषा थी प्राचीन काल में। वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होते थे भाई? तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार शिक्षा प्रारंभ के समय होता था। कब होता था? तो शिक्षा प्रारंभ के समय कौन सा संस्कार होता था? तो उपनयन संस्कार होता था। किस काल में? तो वैदिक काल में। भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो जो प्राचीन काल में शिक्षा, जो भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहते थे? तो उसे तो वैदिक शिक्षा कहते थे। क्या शिक्षा कहते थे? तो यहाँ पर वैदिक शिक्षा कहा जाता था। कैसी शिक्षा? प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहते थे? तो उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा जाता था। लेकिन यह मॉडल में जो है लिखा हुआ है, मॉडल में आध्यात्मिक लिखा है, ये हमें लगता है गलत है। इसमें जो है हमारे अनुसार वैदिक शिक्षा है। क्या होना चाहिए? वैदिक शिक्षा। लेकिन इसमें देख लेते हैं यहाँ मॉडल में क्या लिखा हुआ है। तो 9 नंबर का लिखा है, 9 नंबर का। तो यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा लिखा है, तो हमारे अनुसार तो वैदिक शिक्षा होना चाहिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता है? तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता है? तो कौन सी है? तो वो है मौखिक विधि। तो जो गुरुकुल हुआ करते थे, कौन सी शिक्षण विधि अपना, सब ज़्यादा लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी तो इसी को अपनाया जाता था, इसी पद्धति को अपनाते थे। फिर बौद्धकालीन विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक था? तो आप बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हम बताएंगे 2-4 क्वेश्चन आपको। तो बौद्धकालीन विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक था? तो बौद्धकालीन शिक्षा, जब विश्वविद्यालय में आप एंट्री करते, प्रवेश लेते, दाखिला लेते, तो आपको धार्मिक दीक्षा प्रदान की जाती। क्या आवश्यक था? तो धार्मिक दीक्षा। क्या आवश्यक था? तो धार्मिक दीक्षा। तो बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली में विनय का अर्थ क्या है? तो विनय का अर्थ क्या है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में? तो विनय का अर्थ क्या है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में? तो विनय का अर्थ क्या है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में? अनुशासन है। क्या है? तो अनुशासन है। किस शिक्षा प्रणाली में? तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, गौतम बुद्ध वगैरह से संबंधित है। फिर बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बालक के विकास के लिए किस पर अधिक बल दिया जाता था?
तो बोधकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी, बालक के विकास पर किस पर अधिक बल दिया जाता था? तो मौखिकता, नैतिकता और आचरण पर। नैतिकता और आचरण पर ज़्यादा जोर देते थे। किस पर जोर देते थे? नैतिकता और आचरण पर। अधोलिखित में पबज्जा संस्कार या प्रव्रज्या संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है? तो प्रव्रज्या संस्कार और प्रव्रज्या संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है? तो वो है बोधकालीन शिक्षा। कौन कालीन शिक्षा? तो बोधकालीन शिक्षा से संबंधित है। तो बोधकालीन शिक्षा में किस प्रकार के संस्कार के पश्चात बालक को श्रवण कहा जाता था? तो बोध काल में जो शिक्षा दी जाती थी, तो ऐसा कौन सा संस्कार था जिसे पूरा होने के बाद बालक को क्या कहते थे? तो श्रवण कहा जाता था। तो वो संस्कार यहाँ पर है, लिखा हुआ है प्रव्रज्या संस्कार। कौन सा संस्कार है? तो प्रव्रज्या संस्कार है। कौन सा संस्कार है? तो वो है उपसंपदा संस्कार। क्या नाम है? तो उपसंपदा संस्कार। फिर बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बौद्ध काल में शिक्षा का भाषा थी वो थी पाली। कौन थी? तो पाली भाषा में दी जाती थी। बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था? तो ब्राह्मण को भी शिक्षा दी जाती, क्षत्रिय को भी तथा हिंसा के समर्थक को भी क्या शिक्षा दी जाती थी? तो किसको वंचित रखा जाता था? तो साथ लिखा हुआ है, कोढ़, तपेदिक तथा नपुंसकता के शिकारी व्यक्ति को क्या किया जाता था? कि बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली से शिक्षा से वंचित रखा जाता था। कोढ़ है, तपेदिक है, नपुंसकता के तथा शिकार से युक्त व्यक्तियों को क्या करते थे? तो शिक्षा नहीं देते थे। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो नालंदा और तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला किस काल में? तो बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस नगर के निकट है? तो पटना है। कहाँ है? बिहार में। तो बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है। क्या है? तो पटना गंगा नदी के किनारे है पटना, वही नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो किस काल में? तो बौद्ध काल में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो बौद्ध काल में। तो बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे? तो बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे? तो सामनेर को। किसे पढ़ाते थे? तो सामनेर को पढ़ाते थे। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की संस्थाएं थी। तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की संस्थाएं थी तो कौन सी थी? मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की संस्थाएं कौन थी? तो मध्यकाल मतलब मुस्लिम काल। तो मुस्लिम युग में तो मदरसे और मकतब हुआ करते थे। मदरसे और मकतब में शिक्षा दी जाती थी। कब? मध्यकाल में। तो माँ से मध्यकाल, माँ से मकतब, माँ से मदरसा। तो मकतबों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? किस स्तर की शिक्षा? प्राथमिक स्तर की, फिर प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, हायर एजुकेशन। तो मकतबों में कैसी शिक्षा देते थे? तो प्राइमरी लेवल की, प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। तो फिर क्वेश्चन वही है कि माध्यमिक मध्यकाल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो मकतब थे। क्या थे? मकतब थे। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा का केंद्र कौन सा हुआ करते थे? तो मदरसे हुआ करते थे। मध्यकाल में दार उल उलूम किसे कहते थे? तो मध्यकाल में दार उल उलूम किसे कहा जाता था? तो उच्च इस्लामी शिक्षा संस्थान, उच्च इस्लामी शिक्षा संस्थान को कहते थे। किसे कहा जाता था मध्यकाल में? दार उल उलूम किसे कहते थे? उच्च इस्लामी शिक्षा संस्थान को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के मध्यकाल में शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया? तो शिक्षा को विशेष रूप से किसके शासनकाल में प्रोत्साहित किया गया था? तो कौन सा था? तो अकबर का काल है। कौन सा काल है? अकबर। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध किससे है? तो ये मुस्लिम काल से। मुस्लिम काल से। कौन सा संस्कार? मध्यकाल में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक को शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर कौन सी रस्म
औपचारिकता पूरी की जाती थी वो था बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु होने पर शिक्षा संस्कार होता था। या संस्कार को बिस्मिल्लाह संस्कार कहते थे। क्या कहते थे? तो बिस्मिल्लाह संस्कार कहते थे। मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह संस्कार अदा की जाती थी जब बालक कितने वर्ष का हो जाता था? तो बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब अदा की जाती थी। मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को में प्राथमिकता दी जाती थी? तो मध्यकाल जो मुस्लिम कालीन है, तो समझिए कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाएगी? वो क्या हिंदी में शिक्षा दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। संस्कृत में? बिल्कुल नहीं। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में दी जाती थी। शिक्षा में देखिए, ब्रिटिश कालीन शिक्षा, तो शिक्षा में छनाई सिद्धांत किसने दिया था? तो छनाई सिद्धांत देने वाला मैकाले था, लॉर्ड मैकाले। की शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में छन छन कराएगी, तो इसकी ये नीति थी, इसने अपनाई थी। निम्नलिखित में से भारत में आधुनिक शिक्षा की आधारशिला के रूप में जाना जाता है तो कौन सा आधुनिक शिक्षा की आधारशिला के रूप में जाना जाता कौन सा है? तो वुड डिस्पेच जो कि 1854 में आया था, उसी को आधुनिक शिक्षा की आधारशिला के रूप में जाना जाता है। अच्छा, सेंडर आयोग का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो सेंडर आयोग 1917 में सेंडर आयोग 1917 में कहाँ पर? तो 1917 में। कौन सेंडर आयोग? कहाँ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। ब्रिटिश काल में किस शिक्षा योजना ने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ब्रिटिश काल में शिक्षा योजना ने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया, तो कौन था? तो मैकाले का विवरण पत्र। कौन सा था? तो मैकाले का विवरण पत्र था। मैकाले का विवरण पत्र। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण क्या थे? भाई क्या मेरिट थी उनकी? तो पाश्चात्य सभ्यताओं को सीखने में संभव हुआ। बिल्कुल। विदेशी जो चीज़ें हैं उनको सिखाने में सहायता। समाज सुधार में योगदान प्राप्त हुआ। बहुत छुआछूत सी उस समय ब्रिटिश काल में समाज सुधार में कुछ हुआ। समाज सुधार में जैसे सती प्रथा, बाल विवाह जैसे विरोध किए गए। शिक्षा का प्रसार हुआ और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। हाँ, शिक्षा का प्रसार हुआ और राजनीतिक चेतना का। तो ये आंसर सही है, उपयुक्त सभी। ब्रिटिश कालीन शिक्षा का प्रमुख दोष था। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा का प्रमुख दोष कौन सा था? तो भाई दोष जो गुण है, तो दोष बहुत सारे हैं। तो शिक्षा कुछ वर्ग तक ही सीमित थी। छनाई का सिद्धांत आदि करो केवल अमीर वर्ग पढ़ते थे। भारतीय संस्कृत मूल्यों को ठेस पहुंची। बिल्कुल, भारत की जो सांस्कृतिक मूल्य थे उसको ठेस पहुंची। भारतीय भाषाओं की अवहेलना हुई। बिल्कुल, भारत में जो भाषाएं थी, अंग्रेजी पढ़ो, हटाओ इधर उधर, तो उपयुक्त सभी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले था। भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ हुई थी? तो 1854 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? तो 1854 में। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव देने वाला कौन था? तो 1854 के वुड के घोषणा पत्र के द्वारा 1854 में वुड के घोषणा पत्र के द्वारा। तो देखते हैं निश्चित उत्तरी प्रश्न। शिक्षा को अधोन्मुखी छनाई सिद्धांत का विचार किसने दिया था? तो अभी बताया था हमने, लॉर्ड मैकाले ने। इसी को अधोमुखी छनाई सिद्धांत या निषेधन का सिद्धांत कहा जाता है। किसने दिया? तो मैकाले ने दिया। किस अभिलेख को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है? और कौन सा ऐसा अभिलेख है, लेखा पत्र है, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है? तो वो है वुड का आदेश पत्र। जिसे वुड का डिस्पेच कहते हैं,
ये 1854 में आया था। कब आया था? इसी को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। सन 1854 ईस्वी में शिक्षा नीति की घोषणा किसने की थी? तो 1854 में भी हमने आपको बताया, ये इसी चार्ल्स वुड है। इसी को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है भाई, बताइए। तो लॉर्ड कर्जन ने भारत में शिक्षा के संख्यात्मक और गुणात्मक पक्षों के विकास में उल्लेखनीय योगदान किया। कैसा योगदान किया? तो उल्लेखनीय। किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। कहा? तो भारत में कई शिक्षा संख्यात्मक गुणात्मक विकास का उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हंटर आयोग का क्या महत्व माना जाता है? तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हंटर आयोग का क्या महत्व माना जाता है? तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तथा स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा। स्थानीय जो भाषाएं होती हैं किसी विशेष स्थान पर बोली जाती हैं, तो उसमें शिक्षा दी जाए, और प्राथमिक स्तर की शिक्षा का विस्तार, ये सब हंटर आयोग का जलवा रहा है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1904 में। कब पारित हुआ? 1904 में। 4 में पारित हुआ। तब किसने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पूना में सन 1916 में की थी? तो 1916 में भी प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पूना में किसने की थी? तो D.K. कर्वे ने। क्या नाम था? तो D.K. कर्वे ने। किसने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पूना में 1916 में की थी? तो D.K. कर्वे। भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली पर विचार किसने किया था? तो भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली पर विचार किस आयोग ने दिया था? तो भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग कहते हैं। तो स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली पर विचार किस आयोग ने किया? तो वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो वो कौन सा था? सन 1954। कौन सा था? तो 1954। बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध किस धर्म से है? तो बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध किस धर्म से है? तो वो धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म है। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म है। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए क्या आयु थी? तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की क्या आयु थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थे। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था कितने स्तर में विभाजित थी? तो वही 2 स्तर हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। कितने स्तर? 2 स्तर, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। मध्यकाल में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा कराने वाली मुख्य संस्थाएं कौन सी थी? तो मुख्य संस्थाएं कौन सी थी उनको बताना। तो प्राथमिक स्तर में संस्थाएं, जो प्राथमिक स्तर था वो मकतब थे, और उच्च शिक्षा संस्थाओं में मदरसा कहलाती थी। जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो मकतब था, और जो उच्च शिक्षा दी जाती थी वो मदरसा कहते थे। तभी तो कहते थे हमारा लड़का मदरसा पास होने गया है। तो मकतब क्या है? तो इस मध्यकाल इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को मकतब कहा जाता था। तो मकतब है, मध्यकाल में जो इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था थी उसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम काल में मकतबों में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? तो मकतबों में कैसी? तो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। तो मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा व्यवस्था किस संस्थाओं में दी जाती थी? तो मदरसों में दी जाती थी। अभी बताया हमने।
भाई हम मदरसा पास करने जा रहे हैं, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। तो मध्यकाल, मध्यकाल में सामान्य रूप से स्त्री शिक्षा की क्या दशा थी? तो मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की क्या दशा थी? तो मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की दशा अच्छी नहीं थी मध्यकाल में। तो भारत में मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो भारत में मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र देखो, कहो आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर तथा मुल्तान तथा मालवा, गुजरात और जौनपुर। तो भारत में मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ रहा? तो आगरा है जो कि यमुना नदी किनारे है, दिल्ली है जो कि यमुना नदी किनारे है, फिर लाहौर है जो रावी नदी किनारे है, फिर अजमेर है तो अजमेर है, फिर मुल्तान है, फिर मलावा है, फिर गुजरात है, फिर जौनपुर है। मध्यकाल में शिक्षा के अंतर्गत प्रमुख रूप से कौन सी उपाधियां प्रदान की जाती थी? तो मध्यकाल में जब आप पढ़ते तो कौन सी भाई उपाधि थी? तब बोलिए, कहो कामिल, कामिल, फिर कहो फाजिल, फाजिल, फिर कहो आलिम, फिर आलिम। तो कौन कौन सी उपाधियां थी? पहले हमने पढ़ा तो हमको कहते थे कामिल, फिर हमने उच्च शिक्षा थोड़ा प्राप्त की तो फिर फाजिल, फाजिल, फिर उससे तो आलिम। तो कामिल, फालिज और आलिम शिक्षा प्रदान उपाधियां प्रदान कर। फिर देखिए भाई बोधकालीन शिक्षा, एक बार फिर से बोधकालीन शिक्षा कीजिए। तो प्रव्रज्ञा संस्कार के बाद, प्रव्रज्ञा संस्कार के बाद बालक को किस नाम से जाना जाता था? तो भाई जब प्रव्रज्ञा संस्कार हो जाता था तो बालक को किस नाम से जानते थे? तो उसे क्या कहते थे? सामनेर। क्या कहते थे? सामनेर। किस काल में? बोधकाल में, बोधकाल में। और श्रमणेर, श्रमणेर कहते थे। बोधकाल में छात्रों का किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता था? तो बोधकाल में किस आयु में उपसंपदा संस्कार हो? तो 20 वर्ष की लंबी उमरिया पूरे करने के बाद में कौन संस्कार होता था? तो उपसंपदा संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार। बोधकाल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम बताओ। तो बोधकाल में भाई कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोधकाल में स्थापित वो विश्वविद्यालय थे। तो बोधकाल में प्राथमिक शिक्षा प्रमुख रूप से किस भाषा के माध्यम से प्रदान की जाती थी? तो बोधकाल में जो प्राथमिक शिक्षा थी किस भाषा के में प्रदान किया था? बस वही बोधकाल में पाली भाषा के माध्यम से। किस भाषा से माध्यम से? तो पाली दीपाली भाषा के माध्यम से, पाली भाषा के माध्यम से। तो बोधकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य क्या था? तो बोधकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य क्या था? तो निर्वाण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? तो निर्वाण की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति इस कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। अच्छा, वर्तमान कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विनाश नहीं, सर्वांगीण विकास करना। किस शिक्षा का? तो वर्तमान शिक्षा का। लेकिन बोधकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य क्या था? तो निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। तो प्रव्रज्ञा संस्कार, प्रव्रज्ञा संस्कार के अवसर पर, प्रव्रज्ञा संस्कार के अवसर पर, प्रव्रज्ञा संस्कार के अवसर पर, प्रव्रज्ञा संस्कार के अवसर पर किस श्लोक का उच्चारण किया जाता था? देखिए भाई प्रव्रज्ञा संस्कार के उच्चारण पर किस प्रकार का श्लोक का उच्चारण किया जाता था? बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि किस संस्कार पर? तो प्रव्रज्ञा संस्कार पर। किस संस्कार पर? तो प्रव्रज्ञा संस्कार पर इसका उच्चारण किया जाता था। देखते हैं अब प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली। तो उपनयन संस्कार के संदर्भ में, उपनयन संस्कार के संबंध में बोधकाल
तो उपनयन संस्कार का संबंध बौद्ध काल से है, वैदिक काल से है। तो उपनयन संस्कार किस काल में होता था? तो भाई उपनयन संस्कार किस काल में होता था? तब वैदिक काल में। किस काल में? तो वैदिक काल में। कौन संस्कार? उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में बालक के गुरुकुल में प्रवेश करते समय कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता था? तो उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। किस काल में? तो प्राचीन काल में। कहाँ? गुरुकुल में जब प्रवेश करते थे तो कौन सा संस्कार होता था? तो उपनयन संस्कार होता था। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा से पूर्ण होने पर कौन सा संस्कार संपन्न होता था? तो प्राचीन काल में जब गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो कौन सा संस्कार होता था? तो समापवर्तन संस्कार। जब पढ़ लिख के आप तैयार हो जाते तो कौन सा? समापवर्तन संस्कार। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त के काल को कौन सा आश्रम माना जाता था? भाई किस आश्रम में? तो 4 आश्रम हैं। गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थाश्रम है, संन्यासाश्रम है तथा ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो यहाँ से सबकी 25-25 वर्ष आयु बांटी गई है। तो प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने के काल में कौन से आश्रम माना जाता था? तो वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 0 से लगा के 25 वर्ष तक है। फिर है वानप्रस्थ, फिर है गृहस्थ आश्रम 25 या 26 से लगा के 50 तक। फिर इसमें शादी बारात कीजिए, फिर 50 या 51 से लगाकर 75 तक है। कौन सा आश्रम है? संन्यास आश्रम है। फिर उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। तो 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, 4 वेद हैं, 4 पुराण हैं। 4 कितने हैं? 4 वेद हैं। पुराणों की संख्या तो 18 है। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियों को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी स्त्रियां, उसे प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहते थे? तो विदुषी कहते थे। क्या कहते थे? विदुषी। तो प्राचीन काल में कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम बताना है। तो विदुषी स्त्री है का नाम है तो घोषा है, गौरगी है तथा मैत्री है तथा अपाला है। क्या है? अपाला है तथा शकुंतला है तथा अनसुईया है तथा कौन है? अनसुईया है। ये प्राचीन काल में कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम हैं। तो विदुषी स्त्रियों के प्राचीन काल में नाम हैं। तो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा जो प्राप्त करती थी स्त्रियों को विदुषी स्त्री कहते थे। तो कौन थी? घोषा है, गार्गी है, मैत्री है, अपाला है, शकुंतला है तथा अनसुईया है। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य संबंध किस प्रकार के होते हैं? तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के संबंध किस प्रकार के होते थे? तो बहुत ही मधुर होते थे। मधुर, पिता और पुत्र तुल्य होते थे संबंध प्राचीन काल में। अब आज के काल में गुरु और शिष्य के संबंध कैसे हैं? बड़े जटिल हैं। तो वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था? तो वैदिक काल में ब्राह्मण के बालक को किस आयु में प्रवेश मिलता था? तो 8 वर्ष की लंबी उम्र जब हो जाती थी तब उसे प्रवेश दिया जाता था। क्या दिया जाता था? तो प्रवेश दिया जाता था। आपको बताना है प्राचीन काल में बालक को गुरुकुल में प्रवेश करते समय कौन सा संस्कार दिया जाता था? तो ये उपनयन संस्कार है। कौन सा संस्कार है? उपनयन संस्कार है। अब बताना है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जब बालक प्रवेश करता है तो उसे कौन सा संस्कार दिया जाता है? कौन सा संस्कार दिया जाता है? टिफिन संस्कार है कि बद संस्कार है? आपको बताना है।